मेरा नाम है दीपक शर्मा। आप देख रहे हैं इमोर्टल स्टडी पॉइंट। आज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 भू आकृतियाँ तथा उनका विकास, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लैंडफॉर्म एंड देयर इवोल्यूशन। यह इस चैप्टर का 11वां पार्ट है। अगर आप इसके बाकी के 10 पार्ट्स को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर उसे ज़रूर देखें। हम 10 पार्ट में ये सारे के सारे टॉपिक्स हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा था कि किस तरह से हिम नदीय प्रक्रिया यानी कि ग्लेशियल प्रोसेस की वजह से किस तरह के हमें लैंडफॉर्म हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि तरंग व धाराओं की वजह से हमें किस तरह के और कितने टाइप के हमें यहाँ पर स्थला करते हैं यानी कि लैंडफॉर्म हमें देखने को मिलते हैं। हमने यहाँ पर अपर्दित स्थल रूप यानी कि इरोजनल लैंडफॉर्म हमने पढ़ लिए थे कि जो तरंग व धाराओं की वजह से किस तरह के इरोजनल लैंडफॉर्म हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पवन यानी कि विंड से हमें किस तरह के लैंडफॉर्म हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलिए फिर आइए जानते हैं पवनों के बारे में। मरुस्थल में अपर्दन मुख्यतः 2 कारकों के द्वारा होते हैं, इनमें से पवन एक है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ मरुस्थल को ही क्यों लिया है समझाने के लिए। तो देखिए, जो हवाएं हैं सबसे ज़्यादा जो मजबूती के साथ चलते, जो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग होते, वो ज़्यादातर मरुस्थलों में हवाएं बहुत ज़्यादा ताकतवर होती हैं। तो अगर हम मरुस्थल में इरोजन यानी अपर्दन की बात करें तो यहाँ पर जो अपर्दन के जो कारक है, जो फैक्टर हैं, वो मुख्यतः 2 हैं। उनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो है हमारा पवन, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विंड्स बोलते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि भाई विंड्स यानी कि मरुस्थल में सबसे ज़्यादा जो अपर्दन किससे होता है, तो हाँ, एक फैक्टर है, वो है विंड्स। चलिए समझते हैं कि विंड्स यानी पवन मरुस्थल में किस तरह से काम करती है। दिन के समय मरुस्थल बहुत गर्म हो जाते हैं, जिसके कारण हवा गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है। अब जरा इस चीज़ से समझिए, मान के चलिए कि ये हमारा एक मरुस्थल का सरफेस है यानी कि ये एक डेजर्ट है, ठीक है। अब होता क्या है कि दिन के समय में यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। मतलब अगर हम एक एवरेज टेम्परेचर की बात करें तो 45 से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस या इससे भी ऊपर हो सकता है, ठीक है। अब इतने ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से दिन के समय मरुस्थल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो हवाएँ होती हैं, हवाएँ भी क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं। अब आपको पता है कि अगर हवाएं ज़्यादा गर्म होंगी तो गर्म हो जाने की वजह से हवा कैसी होंगी, काफ़ी वेट में हल्की हो जाएंगी, ठीक है। हवाएं क्या हो जाएंगी, हल्की हो जाएंगी, और हल्की हो जाने के कारण हवाएं ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देंगी। ये जो हवाएं जो ऊपर की तरफ उठती हैं, ये कैसे उठती हैं, तो देखिए वर्टिकली उठती हैं। वर्टिकली को हम हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, यानी कि बिल्कुल एकदम 90 डिग्री के कोण पर ये ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देती हैं, ठीक है। अब होता क्या कि जब ये हवाएं जब ऊपर की तरफ उठ रही होती है, इनके बीच में किसी भी तरह का कोई भी ऑब्स्टिकल यानी कि कोई भी तरह की रुकावट आती है, तो उससे क्या होता है कि हवाओं का क्या बनता है, भंवर बनता है, यानी कि एडीज यहाँ पर बनते हैं। अब ये एडीज कैसे होते हैं, तो देखिए, जब गर्म हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं, किसी भी तरह की कोई भी रुकावट आती है, तो इस तरह का गोल गोल करके हवाएं यहाँ पर बनने लग जाती हैं, ठीक है। इसी को ही हम बोलते हैं भंवर, यानी कि इसको हम एडीज हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। अब देखिए हो क्या है कि यहाँ पर भंवर हमारा बना, भंवर बनने के साथ साथ ही यहाँ पर कुछ तरीके की जो चीज़ें हैं वो नई तरीके से चीज़ें यहाँ पर बन रही है। जैसे कि भंवर बना, भंवर के बनने की वजह से ही क्या बनेगा, यहाँ पर अनुवात और उत्वात बनेगा। समझिए, अनुवात और उत्वात को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं अप ड्राफ्ट एंड डाउन ड्राफ्ट, ठीक है। तो मैं आपको समझाने के उद्देश्य से मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ कि अप ड्राफ्ट और डाउन ड्राफ्ट क्या होते हैं। हम इसको यहाँ पर डीप में नहीं समझेंगे, क्योंकि ये हमने नेक्स्ट वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें हमने बता रखी है, इससे भी पहले कि हमने वीडियो बना रखी है, ठीक है। तो इसके लिए आप के सामने एक इमेज है, ठीक है। देखिए अब हो क्या रहा है, आपके सामने ये क्या है, एक तरह का थंडर स्टॉर्म है, ठीक है। थंडर स्टॉर्म स्ट्रक्चर है जिसमें हवाएं क्या हो रही है, घूम रही है। अब जरा आप यहाँ पर समझिए, यहाँ पर देखिए 2 तरह की हवा काम कर रही हैं। एक हवा है गर्म हवा, जिसको हम हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं वार्म एयर, और दूसरी हमारी ठंडी हवा यानी कि कूल एयर।
अब जरा देखिए वार्म हवा यानी कि जो हमारी जो हॉट एयर है वो किस तरीके की होती है, वो होती है गर्म होती है, एक तो है ना जैसा कि इसके नाम में है। दूसरी होती है गर्म हवा हमेशा क्या होती है, हल्की हवाएं होती हैं। हल्की हवा हो जाने के कारण क्या होती है, गर्म हवा ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देती है। ये जो हवाएं जो ऊपर की तरफ जो उठ रही हैं इसी को ही हम क्या बोलते हैं, अप ड्राफ्ट इसको हम बोलते हैं। हमारी जो ठंडी हवाएं होती हैं, ठंडी हवाएं कैसी होती हैं, ये होती हैं भारी होती हैं, जिसकी वजह से ये ऊपर नहीं उठ पाती है बल्कि नीचे की तरफ ही आती हैं। ठीक है, बल्कि कैसे आती है, नीचे की तरफ आती है, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, डाउन ड्राफ्ट बोलते हैं। तो फिर समझिए जो अप ड्राफ्ट का मतलब क्या है, वो गर्म हवाएं जो कि ऊपर की तरफ उठ रही हैं। डाउन ड्राफ्ट कौन सी हवाएं, ये ठंडी हवाएं जो कि ज़्यादा वेट हो जाने के कारण ये नीचे की तरफ ही उतरती हैं। ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पर अप ड्राफ्ट और यहाँ पर डाउन ड्राफ्ट आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर अब हम यहाँ पर समझते हैं कि जो हवाएं हैं यानी कि जो हमारी जो विंड्स हैं वो किस तरह से इरोजन यानी अपरदन का काम करती हैं। तो देखिए हवाएं यहाँ पर दो तरीके से इरोजन करती हैं। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका है अपवाहन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्लेशन बोलते हैं। दूसरा तरीका अपरदन का है घर्षण, यानी कि जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अब्रेजन हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। चलिए आइए धीरे धीरे करके समझते हैं कि डिफ्लेशन क्या होता है। अपवहन की प्रक्रिया में वायु के द्वारा सूक्ष्म कंकड़ पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य होता है। देखिए डिफ्लेशन में यहाँ पर हो क्या रहा है कि जमीन के ऊपर जो सूक्ष्म कण होते हैं, जैसे कि कंकड़ हो गए, छोटे छोटे कंकड़ हो गए, ठीक है, या फिर मिट्टी के धूल कण हो गए, हल्की जो बारीक जो मिट्टी होती है, रेत हो गई, ठीक है, बजरी हो गई, मतलब हल्के हम सूक्ष्म कणों की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो हवाएं हैं वो इन पदार्थों को, किन पदार्थों को लिफ्ट कर सकती हैं, जो बहुत ही ज़्यादा हल्के पदार्थ हों, जैसे कि मैंने आपको कहा सूक्ष्म कण। तो यहाँ पर जो रेत है, बजरी है, कंकड़ है, हवाएं सिर्फ उनको लिफ्ट कर सकती हैं और उन पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का ये यहाँ पर काम कर सकती है। तो अगर हम अपरदन की यहाँ पर बात करें तो डिफ्लेशन में क्या है, इसके अंदर पहले से ही जो छोटे छोटे धूल कण मिट्टी होगी उन्हीं को ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम यहाँ पर होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए हवाएं बड़े बड़े चट्टानों और पत्थरों को उठा करके नहीं लेके जा सकती हैं। ठीक है, और अगर ऐसा अगर छोटे या फिर अगर हम बड़े पदार्थों की बात करें तो फिर वो एक विरल अवस्था होती है जिसके अंदर कोई तूफान ऐसा हो कि जिसकी स्पीड 170-180 किलोमीटर की स्पीड हो, तो उसकी बात अलग है। लेकिन सामान्य अवस्था में अपवाहन में छोटे छोटे कंकड़ और पत्थरों का ही वहन हो पाता है। ठीक है, दूसरा हम यहाँ पर टॉपिक समझ लेते हैं जिसका मतलब है घर्षण, अब्रेजन। चलिए समझते हैं क्या होता है। अपवहन की क्रिया में छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जमीन से टकराते हैं जिससे घर्षण उत्पन्न होता है, जिसके कारण पदार्थों का अपरदन होता है। देखिए जो घर्षण की जो प्रक्रिया है वो अपवाहन यानी कि डिफ्लेशन के साथ ही होती है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ जो अब्रेजन है वो एक्टिविटी किससे जुड़ी हुई है, तो भाई देखिए ये डिफ्लेशन से ही जुड़ी हुई है। यहाँ पर समझिए, मान के चलिए कि ये है हमारी ज़मीन और यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर रखे हुए हैं। ठीक है, अब मान के चलिए आपको मालूम है कि डिफ्लेशन में क्या हुआ था कि भाई इसमें जो हवाएं हैं वो छोटे छोटे कंकड़ और पत्थरों को अपने साथ लेकर के चल रही है। जब हवाएं इस तरह से बहती हैं तो होता क्या कि इसके साथ जो छोटे छोटे जो सूक्ष्म कंकड़ होते हैं, पत्थर होते हैं, रेत बजरी जो भी होती है, जो भी पदार्थ सूक्ष्म कण होते हैं, हवाएं इनसे जब लगातार टकराते हैं तो ये कंकड़ पत्थर भी इनसे लगातार टकराते हैं, हिट करते हैं, जिसकी वजह से ये जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती है वो बहुत टाइम बाद, बहुत समय बाद ये भी क्या होती है, टूटने शुरू कर देती है। ठीक है, ओके, तो इसी एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, घर्षण बोलते हैं, अब्रेजन बोलते हैं। तो देखिए अगर हम इस तरह के अपरदन की बात करें जिसके अंदर हवाएं छोटे छोटे कंकड़ और पत्थरों को लेकर के जा रही है और ये कंकड़ पत्थर किससे टकरा रहे हैं, इन बड़ी बड़ी चट्टानों से टकरा रहे हैं, तो इस तरह का जो अपरदन, इस तरह का जो इरोजन होता है वो कोई शॉर्ट टाइम में नहीं होता। ठीक है, कोई शॉर्ट टाइम की एक्टिविटी नहीं है बल्कि ये काफ़ी टाइम की एक्टिविटी है। यानी कि हो सकता है कि इस तरह के अपरदन में हो सकता है 500 साल लग जाए, हो सकता है 1000 साल लग जाए। ठीक है,
तो ये जो इस तरह का जो अपर्दन होता है ये बहुत ही ज़्यादा धीमा अपर्दन होता है, बहुत ही धीमा इरोजन होता है। ठीक है, तो फिर आपको समझ में आ गया होगा कि भाई डिफ्लेशन या फिर अब्रेजन की एक्टिविटी किस तरीके से होती है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इस तरह की प्रक्रिया को बालू घर्षण कहते हैं। अब देखिए हो क्या रहा है, तो मैंने यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर सैंड ब्लास्टिंग वर्ड का यूज़ क्यों कर रखा है। मैंने अभी आपको कहा था कि जो हवाएं जो कण उठा करके लेके जाती हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े पत्थर नहीं होते, बल्कि वो बहुत ही महीन बारीक कण होते हैं, जैसे कि मिट्टी के महीन बारीक कण हो गए, ठीक है, या फिर महीन हमारी रेत हो गई। तो इस तरह के पदार्थों का ही वहन होता है, और इस तरह के पदार्थ ही किसमें होते हैं, घर्षण में काम आते हैं। ठीक है, तो जो महीन जो हल्के कण होते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, बालू बोलते हैं हिंदी में, यानी कि सैंड बोलते हैं, है ना। तो इस तरह की एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, हम इसको सैंड ब्लास्टिंग या फिर बालू घर्षण भी हम इसको बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। मरुस्थलों में स्थलाकृतियों का निर्माण बृहद क्षरण और प्रवाहित जल के द्वारा होता है। तो देखिए जैसे कि मैंने अभी आपको कहा, ये जो सैंड ब्लास्टिंग की जो एक्टिविटी है इससे जो चट्टानों का जो इरोजन होगा, ठीक है जी, यानी कि जो अपर्दन होगा वो कोई शॉर्ट टर्म में नहीं होगा, बल्कि एक बहुत लॉन्ग टर्म का प्रोसेस होता है, जिसके अंदर हो सकता है 500 साल लग जाए या फिर 1000 साल लग जाए। ठीक है, तो इतना तो है कि हवाओं की वजह से इतना ज़्यादा मास लेवल पर यहाँ पर इरोजन तो नहीं हो रहा है, बल्कि बहुत ही लॉन्ग टर्म में हो रहा है। तो फिर वहाँ की स्थलाकृतियाँ, मरुस्थलों की जो लैंड फॉर्म है, जो स्थलाकृतियाँ हैं, उनका फिर निर्माण किस तरीके से हो रहा है। तो देखिए मरुस्थलों में, डेजर्ट्स में जो लैंडफॉर्म जो बनते हैं वो मास लेवल पे किस एक्टिविटी से बनते हैं, वो बनते हैं बृहद क्षरण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मास वेस्टिंग। समझिए मास वेस्टिंग होता क्या है, मैं आपको शॉर्ट टर्म में बता देता हूँ मास लेवल होता क्या है। मास वेस्टिंग क्या होता है, मान के चलिए कि ये हमारा पहाड़ है, ठीक है, यहाँ पर किसी भी तरीके से क्या बन जाते हैं, क्रैक्स बन जाते हैं। अभी क्रैक्स किस तरह से बने हैं, ये ज़्यादातर टेक्टोनिकल एक्टिविटी से बनते हैं, यानी कि विवर्तने की घटना से ये बनते हैं। आपको नहीं पता कि विवर्तने की घटना क्या होती है, प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होती है, तो फिर आप इसका जो तीसरा जो चैप्टर है आप वहाँ पर जाइए और इसको समझिए कि प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होती है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। तो होता क्या कि प्लेट टेक्टोनिक्स की एक्टिविटी की वजह से इन पहाड़ों में क्रैक्स पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा, इतना बड़ा हिस्सा नीचे की तरफ गिर जाता है। ठीक है, तो इसी की वजह से ही नई नई स्थलाकृतियाँ बनती हैं। अगर हम दूसरे प्रकार की स्थलाकृतियों की बात करें कि भाई क्या और भी कारक है जिनसे स्थलाकृतियाँ बनती हैं, तो हाँ, वो है प्रवाहित जल। प्रवाहित जल के ऊपर बहुत सारी मैंने चीज़ें बता रखी हैं, तो आपको नहीं पता कि भाई रिवर बॉडी से किस तरीके से हमारे नए नए प्रकार के लैंडफॉर्म बनते हैं, तो आप इस चैप्टर को स्टार्टिंग से देख सकते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है आप उसको जाकर के देखिए। तो प्रवाहित जल से भी बहुत तरह के हमें यहाँ पर लैंडफॉर्म देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए कि डेजर्ट्स के अंदर जो ज़्यादा हमें जो लैंडफॉर्म जो देखने को मिलते हैं वो हमें सैंड ब्लास्टिंग से इतने नहीं देखने को मिलते जितना हमें मास वेस्टिंग और प्रवाहित जल के द्वारा हमें देखने को मिलते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मरुस्थलों में वर्षा कम होती है लेकिन मूसलाधार होती है, जिसके कारण अपर्दन संभव हो पाता है। देखिए इतना तो है कि भाई आपने सुना होगा कि भाई डेजर्ट्स के अंदर, मरुस्थलों के अंदर हमें वर्षा कम देखने को मिलती है। अगर वहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती तो वहाँ पर हरियाली होती है ना। तो देखिए ठीक है कि वहाँ पर मरुस्थलों में वर्षा तो कम होती है, ये तो हम मान लेते हैं, लेकिन जब भी वर्षा होती है वो एकदम से बहुत ज़्यादा तेज़ मात्रा में होती है, यानी कि बहुत ही मूसलाधार बारिश होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर अपर्दन बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर देखिए, अगर आप पूरे साल भर तक थोड़ी थोड़ी वर्षा करते रहोगे, मान के चलिए थोड़ी थोड़ी वर्षा करते रहोगे, तो वहाँ पर अपर्दन उस मात्रा में नहीं होगा। लेकिन वहीं आप एकदम से सारा पूरे साल का पानी सिर्फ 1 या 2 दिन में ही डाल दोगे, तो उससे क्या होगा, मिट्टी का तो कटाव होना ही है फिर, ठीक है, इरोजन तो होगा ही फिर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर यांत्रिकी रासायनिक अपक्षय होता है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर जो हम इसको अपर्दन तो नहीं बोलेंगे, इसको हम अपक्षय बोलेंगे। इसके यहाँ पर ज़्यादातर किस तरह का अपक्षय होता है, किस तरह की वेदरिंग होती है, ये होते हैं मैकेनिकल और केमिकल इरोजन यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो अपक्षय जो हो रहा है ना, वो भी एक्चुअली में देखा जाए तो ये एक तरह का अपर्दन ही है, क्योंकि जो अपक्षय के अंदर क्या होता है, अपक्षय के अंदर होता है बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ना। ठीक है, और यही काम किस में होता है, अपर्दन के अंदर भी होता है, बस क्या है कि एक्टिविटी अलग अलग टाइप की होती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम केमिकल इरोजन को अगर हम यहाँ पर समझें तो ये किस तरह का हो सकता है कि मान के चलिए कि ये एक पूरी चट्टान है। अब मरुस्थल के अंदर वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है दोपहर के टाइम, और रात के टाइम क्या होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो होता क्या कि सुबह के टाइम यानी दोपहर के टाइम, दिन के टाइम गर्म की मतलब बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से चट्टानें फैल जाती हैं। ठीक है, और रात के टाइम बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने की वजह से वही चट्टानें क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती हैं। तो गर्म और ठंड की वजह से पत्थरों के अंदर, चट्टानों के अंदर क्या हो जाती है, क्रैक्स पड़ जाते हैं, जिसके बाद ये चट्टानें भी टूट जाती हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अर्थात अपक्षय जनित मलबा केवल वायु ही नहीं बल्कि वर्षा द्वारा भी परिवहन तथा निक्षेपण किया जाता है। देखिए, अब हम यहाँ पर पहले बात कर रहे थे हवाओं के बारे में कि भाई हवाएं क्या करती हैं, इन छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों को लेकर के चली जाती हैं। अब भाई हवाएं बड़े पत्थरों को तो उठा के लेके जा नहीं सकती। अब इन बड़े पत्थरों को क्या होता है, अपक्षय होता है, वेदरिंग होती है। ठीक है, इसको हम हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं वेदरिंग बोलते हैं। अब वेदरिंग किस टाइप की होती है ये मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह से पत्थर टूटते हैं। तो इनको इस तरह का जो मलबा है वो सिर्फ वायु ही नहीं उठा के लेके जाती, बल्कि ये वर्षा द्वारा भी इन पदार्थों को क्या होता है, परिवहन होता है। चलिए जी, नेक्स्ट हमारा है अपरदनात्मक स्थल रूप। ठीक है, यानी कि अपरदनात्मक होता क्या है, इरोजनल लैंडफॉर्म क्या होता है। मान के चलिए ये हमारा पहाड़ है। ठीक है, इस पहाड़ का अपर्दन हुआ, अपर्दन बोले तो इस पहाड़ का कुछ हिस्सा टूट करके कहीं और चला गया, बी जगह पर चला गया। ठीक है, अगर हम इस बी जगह पर बात करें, ये पदार्थ ए जगह से बी जगह पर चला गया, तो यहाँ पर एक नए तरह का लैंडफॉर्म बनेगा। अगर हम इस तरह के लैंडफॉर्म को अगर हम डिफाइन करें तो ये किस तरह का लैंडफॉर्म होगा, तो भाई ये होगा निक्षेपण किया गया स्थलाकृति होगी। ठीक है, लेकिन वही हम अगर इस वाले ए जगह की बात करें जहाँ से पदार्थ गया, तो इस वाले जगह को हम क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे इरोजनल लैंडफॉर्म। तो पहले हम इरोजनल लैंडफॉर्म को समझेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे डिपोजिशन लैंडफॉर्म को समझेंगे, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, निक्षेपण स्थलाकृति। चलिए फिर आइए समझते हैं कि भाई अपरदनात्मक स्थल रूप क्या होता है। तो इसी के अंदर हम जान लेते हैं पेडिमेंट्स और पेडिप्लेन। तो इस तरह के जो शब्द हैं इनको हम डिफाइन करेंगे, भाई पेडिमेंट्स क्या होता है और पदस्थली यानी कि पेडिप्लेन क्या होता है। चलिए फिर, मरुस्थलों में स्थलाकृतियों का विकास पेडिमेंट का निर्माण और उसका विकास ही है। ठीक है, तो फिर अगर हम डेजर्ट्स की बात करें, मरुस्थलों की बात करें, वहाँ पर जितनी भी आपको स्थलाकृतियाँ जो देखने को मिलती हैं, ठीक है, वो एग्जैक्टली में कहा जाता है वो सारे पेडिमेंट्स ही होते हैं। अब हम समझेंगे कि पेडिमेंट्स क्या होते हैं, लेकिन आप ज़रा समझ लीजिए, हमारे जो मरुस्थल होते हैं, जो डेजर्ट होते हैं, उसमें जितने भी टाइप का आपको जो लैंडफॉर्म जो देखने को मिलते हैं, वो लैंडफॉर्म देखने को मिलते हैं कि जब पेडिमेंट्स में किसी भी तरह की डेवलपमेंट हो, ठीक है, या फिर उसका निर्माण हो रहा हो, कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, तो पेडिमेंट्स ही क्या होते हैं, मरुस्थलों की स्थलाकृति होते हैं। चलिए फिर आइए समझते हैं कि ये पेडिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, अभी तो हमने समझ लिया कि भाई जो मरुस्थल में जितने भी तरह के जो लैंडफॉर्म जो देखने को मिलते हैं वो हमें तो एक्चुअल में वो होते ही पेडिमेंट्स हैं। चलिए फिर समझते हैं कि भाई पेडिमेंट्स क्या होते हैं। देखो, पेडिमेंट्स को समझने के लिए हम एक शब्द को यहाँ पर जान लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं तलहटी, यानी कि पर्वतों की तलहटी। तलहटी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं फुट हिल्स, हम इसे यहाँ पर बोलते हैं। क्या होता है तलहटी, तो इसकी मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख रखी है। तलहटी मैदानों के एक क्षेत्र और एक पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित रोलिंग, लहरदार या पहाड़ी इलाके का एक क्षेत्र है। देखिए,
मान के चलिए आपका ये एक पहाड़ है, ठीक है, और फिर ये एक पहाड़ है, ठीक है। अब इन दो पहाड़ों के जो बीच का जो ये जो क्षेत्र है इसको हम क्या बोलते हैं, फुट हिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तलहटी हम इसको बोलते हैं। अगर हम इस तलहटी के प्रकार की बात करें, तलहटी किस तरह की हो सकती है, तो ये जो तलहटी हो सकती है ये रोलिंग हो सकती है, ये लहरदार हो सकती है, ठीक है, किसी भी तरह की हो सकती है। अब मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूँ कि तलहटी बोलते किसे हैं। देखिए आपके सामने ये एक इमेज है। अब देखिए ये जो पहाड़ है, ठीक है, एक पहाड़ यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, फिर दूसरा पहाड़ यहाँ से शुरू हो जाता है। इसके जो बीच में जो ये वाला जो गैप है इसी को हम बोलते हैं तलहटी, फुट हिल्स हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। चलिए फिर समझते हैं कि हमारे जो पेडिमेंट्स क्या होते हैं। पर्वतों की तलहटी मलबे रहित या मलबे सहित मंद ढाल वाले चट्टानी तल पेडिमेंट्स होते हैं। देखिए है क्या पेडिमेंट्स, एक्चुअल में है क्या। आपके सामने जो इमेज आप जो देख रहे हैं, ये जो एक पहाड़ ये है, दूसरा पहाड़ ये है, इसके जो बीच वाले जो पार्ट्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, तलहटी बोलते हैं, यानी कि फुट हिल्स बोलते हैं। अभी जो फुट हिल्स है यहाँ पर या तो क्या हो, मलबा हो, ठीक है, या फिर ना हो, इससे हमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ के जो ढाल होंगे, ठीक है, जो पर्वतों के जो ढाल होते हैं ये काफ़ी क्या पड़ जाते हैं, मंद पड़ जाते हैं, यानी कि इनका जो ढाल का जो एंगल होता है वो काफ़ी कम होता है, ठीक है। तो इस प्रकार के लैंडफॉर्म को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पेडिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए पेडिमेंट्स की जो डेफिनेशन के अंदर चाहे वहाँ पर मलबा हो या फिर मलबा ना हो, इसके ऊपर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। पेडिमेंट्स क्या होते हैं, जो चट्टानों के जो ढाल होते हैं उन ढालों को हम क्या बोलते हैं, पेडिमेंट्स बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ पेडिमेंट की। देखिए ये क्या है, पेडिमेंट से एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। यहाँ पर ये जो पहाड़ है पूरी तरह से ये ख़त्म होने की कगार पे है, और ये जो आप जो लैंडफॉर्म देख रहे हो इस पर्वत का जो ढाल है बहुत ही कम है, और इस ढाल के एंगल को ही हम क्या बोलते हैं, पेडिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो फिर आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा कि पेडिमेंट्स क्या होते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ और बता देता हूँ। जैसे जैसे ये पेडिमेंट्स ना बढ़ते जाते हैं तो वैसे वैसे जो पर्वत है वो घटने लग जाते हैं, ठीक है। और एक तरह का फेज भी आता है कि जहाँ पे पेडिमेंट्स इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वहाँ पर पर्वत एरिया ख़त्म होने की कगार पे आ जाता है और वहाँ पर मैदान बनने लग जाते हैं, ठीक है। तो फिर पेडिमेंट्स की ये खासियत होती है, जैसे कि आपके सामने जो इमेज है इस इमेज के अंदर पर्वत पूर्णतः तो नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा लेवल पे ख़त्म हो चुके हैं और एक तरह से मैदान बनने की ही कगार पे है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। पेडिमेंट्स का निर्माण पर्वत के अग्रभाग के अपर्दन हो जाने के कारण होता है। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, ये तो आपको क्लियर हो चुकी होगी। जैसे कि ये हमारा पर्वत है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर पेडिमेंट्स क्रिएट होंगे तो कैसे होंगे, जब इसका अग्रभाग यानी कि ये वाला पार्ट पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, इरोजन हो जाएगा, इसका अपर्दन हो जाएगा, तो जिसकी वजह से इन पर्वतों का ढाल भी खत्म हो जाएगा या पूर्णतः खत्म होने वाला होगा। ढाल जब मंद पड़ जाते तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पेडिमेंट्स बोलते हैं, है ना। तो पर्वतों का ये वाला जो पार्ट है पूरी तरह से जब अग्रभाग इसका अपर्दन हो जाता है तभी पेडिमेंट्स हमारे बनते हैं। तो देखिए पेडिमेंट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से आप कह सकते हो कि पर्वतों के ख़त्म होने की प्रक्रिया ही होती है पेडिमेंट्स। जहाँ पे आपको पेडिमेंट्स देखने को मिलेंगे इसका मतलब ये है कि वो भाग पर्वत का ख़त्म होने वाला है और आने वाले भविष्य में वो पूरी तरह से क्या बन जाएगा, प्लेन एरिया देखने को मिलेगा आपको। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो पेडिमेंट्स है, पेडिमेंट्स के बाद जो पेडिमेंट्स की जो प्रक्रिया होती है वो हमारी होती है बैक वेस्टिंग की जो प्रक्रिया होती है। इस बैक वेस्टिंग की जो प्रक्रिया में होता क्या है कि हमारे जो पर्वत होते हैं वो पीछे की तरफ हट रहे होते हैं। मतलब ये पर्वत कैसे पीछे हट सकते हैं, तो देखिए जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि हमारे जो पर्वत होते हैं इसके ये जो अग्रभाग होता है, जो फ्रंट वाली लाइन होता है, अगर यहाँ पर इसका अपर्दन होता है, कट जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं कि यहाँ पर पेडिमेंट्स बन रहे हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर समझिए कि हमारे पर्वत पीछे की तरफ किस तरह से हट रहे हैं। तो देखिए होता है क्या कि मान के चलिए ये आपका पर्वतीय भाग है, आपके सामने जो डायग्राम है, यहाँ से इस वाले पार्ट से क्या हो गया, यहाँ पर कटिंग हुई। ये कटिंग का जो कारण है वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर मास वेस्टिंग हुई हो। मास वेस्टिंग होती किस वजह से, तो जी ये होते विवर्तने की प्रक्रिया से, यानी कि टेक्टोनिकल जो एक्टिविटी होती है, जो टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है उससे क्या होती है, मास वेस्टिंग होती है, जिसकी वजह से पर्वत का ये पूरा की पूरा पार्ट ही टूट के अलग गिर जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या बन जाता है, यहाँ पर ये पेडिमेंट्स बन जाते हैं। ठीक है, अब देखिए हो क्या रहा है, पर्वत को समझने के लिए ये मान के चलो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ठीक है, ये वाला ए पॉइंट और ये वाला बी पॉइंट। पहले क्या था कि ए पॉइंट तक हमारा क्या था, यहाँ पे पर्वत था, लेकिन जैसे ही यहाँ पर मास वेस्टिंग होती है, अब ये जो पहाड़ है ये खिसक कर कहाँ पे आ जाएंगे, बी पॉइंट पर आ जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, ये जो पहाड़ है ये पहाड़ कहाँ पे आ जाएंगे, बी पॉइंट पर आ जाएंगे। अब ये जो ए वाला जो पॉइंट था ये क्या हो चुका है, ये हो चुका है यहाँ पर पूरी तरह से प्लेन हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह की एक्टिविटी से हो क्या रहा है, हमारे पहाड़ घटते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर पहाड़ों के निवर्तन की प्रक्रिया, यानी कि पहाड़ हमारे क्या हो रहे हैं, पीछे की तरफ हट रहे हैं, जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं बैक वेस्टिंग भी हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि पहाड़ों के निवर्तन की प्रक्रिया क्या होती है, यानी कि इसको हम बैक वेस्टिंग बोलते हैं, होता क्या है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इस तरह पर्वतों का अपर्दन होता है और केवल इंसेलबर्ग निर्मित होते हैं। तो यहाँ पर तो आप समझ गए ना कि भाई पर्वतों का अपर्दन कैसे हो रहा है और ये जो पहाड़ है हमारे पीछे किस तरह से हट रहे हैं। ठीक है, तो हो क्या रहा है, जब पर्वत जब यहाँ पर घट रहे हैं तो घटने की वजह से यहाँ पर एक नया तरह का लैंडफॉर्म बन रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंसेलबर्ग बोलते हैं। अब ये इंसेलबर्ग क्या होता है, तो देखिए इंसेलबर्ग पर्वतों के अवशिष्ट रूप होते हैं। मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूँ जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे कि ये इंसेलबर्ग क्या होता है। देखिए ये जो आपके सामने जो लैंडफॉर्म जो देखने को मिल रहा है इसे ही हम इंसेलबर्ग बोलते हैं। था क्या पहले कि ये एक बहुत बड़ा पहाड़ हुआ करता था। ठीक है, अब इसके अंदर पर्वतों की, पहाड़ों की यहाँ पर कटिंग होती चली गई, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पहाड़ पीछे हट रहे हैं। ठीक है, जिसको हम बैक वेस्टिंग भी हम इसको यहाँ पर बोलते हैं, बैक वेस्टिंग हम इसको बोलते हैं। अब होता क्या कि पहाड़ इतने ज़्यादा घटते चले गए कि इनके बस कुछ ही अवशिष्ट रह गए हैं। ठीक है, ये जो इस तरह का ये जो आप गुंबद देख रहे हो, ये बहुत ज़्यादा इरोजन होने के बाद बस ये पहाड़ इतना ही रह गया है। इसको हम, इस आकृति, इस तरह के लैंडफॉर्म को हम बोलते हैं इंसेलबर्ग। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंसेलबर्ग क्या होते हैं, पर्वतों के अवशिष्ट रूप होते हैं, यानी कि बचे कुछ पार्ट होते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार मरुस्थलीय प्रदेशों में एक उच्च धरातल आकृति विहीन मैदान में बदल जाता है, जिसे पदस्थली कहते हैं। तो भाई पदस्थली क्या है, देखिए पदस्थली एक तरह का लैंडफॉर्म है। लैंडफॉर्म बना किस वजह से कि भाई हमारे जो, एक मिनट रुकिए, देखिए हमारे जो पेडिमेंट्स हैं, ये पेडिमेंट्स कुछ इस तरह से बढ़ चुके हैं कि अब पहाड़ पूर्णतः ख़त्म नहीं हुए, लेकिन छोटे मोटे पहाड़ यहाँ पर बचे हुए हैं, जिसकी कोई आकृति नहीं है, आकृति विहीन है। कि यहाँ पर उच्च धरातल भी है, ये आकृति विहीन तरह के चीज़ें हैं और यहाँ पर मैदान भी है। ठीक है, तो इस तरह जब लैंडफॉर्म जो बनते हैं इनको हम बोलते हैं पैडी प्लेन। एक इमेज है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए इस तरह की आकृतियों को हम बोलते हैं पैडी प्लेन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ज़्यादातर आपको यहाँ पर मैदान देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उच्च भाग भी है। देखिए ये जो है, ये छोटे मोटे पहाड़ बच चुके हैं। तो अगर हम पैडी प्लेन को डिफाइन करें तो क्या है पैडी प्लेन, कि यहाँ पर पहाड़ों का इतना ज़्यादा मात्रा में अपर्दन हो चुका है कि यहाँ पर आपको छोटे मोटे उच्च पहाड़ भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको आकृति विहीन चीज़ें देखने को मिलेंगी, मतलब कि कोई पैटर्न नहीं है इस जगह का। ठीक है, और आपको यहाँ पर प्लेन्स भी देखने को मिलेंगे। तो इस तरह के लैंडफॉर्म को हम क्या बोलते हैं, पैडी प्लेन बोलते हैं। ठीक है, जब पैडी प्लेन जब बन जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो उच्चावच हैं, जो वहाँ पे जो पहाड़ है वो पूर्णतः ख़त्म होने की कगार पे वो आ चुके हैं। तो फिर आज की वीडियो यहाँ पर होती है ख़त्म।
तो फिर आज हमने यहाँ पर कुछ चीज़ हमने समझी है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। आज की वीडियो में तो हमने सिर्फ इरोजनल लैंडफॉर्म पढ़ा है, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे निक्षेपण के कारण किस तरह के हमें जो लैंडफॉर्म देखने को मिलेंगे। तो वीडियो आपको यहाँ पर कैसी लग रही है आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।